नमस्कार। मैं हूं अनीश और आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर आप सभी का लाइव सेशन में स्वागत है। इस साल की थीम है माँ और शिशु की सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ाना और ओनली माई हेल्थ का कैंपेन नर्चरिंग द फ्यूचर भी इसी पर बेस्ड है। हमने इस कैंपेन में माँ और शिशु से जुड़े कई पहलुओं की जानकारी दी है और इसी कड़ी में आज हम लाइव सेशन भी लेकर आए हैं जिसमें शिशु से जुड़े हर सवाल पर विस्तार से बात करेंगे। शिशु के रोने के क्या क्या कारण होते हैं, उसे सोने खाने पीने में क्या परेशानियां होती हैं। हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता शर्मा। डॉक्टर सरिता पीएसआरआई हॉस्पिटल में जानी मानी बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सरिता, आपका ओनली माई हेल्थ के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश। तो डॉक्टर, जब सबसे पहले हम बात करेंगे, जब शिशु का जन्म होता है तो माँ का ना सबसे पहला कंसर्न होता है कि शिशु को कैसे ब्रेस्ट फीड कराए ताकि उसका पेट भरा रहे। तो आप न्यू मॉम्स को क्या कहना चाहेंगी कि वो ब्रेस्ट फीड को कैसे स्टार्ट करें? देखिए, माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम्म। इसमें बहुत सारे असेंशियल तत्व होते हैं जो उसके ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, सब चीजों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हम्म। इसलिए माँ का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म। जहां तक होता है कि कब शुरू करा जाए, हम देयर आर गाइडलाइंस कि आपको इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल आपको माँ का दूध शुरू शुरू करवाना है बच्चे का। अगर हम्म। माँ की नॉर्मल डिलीवरी होती है या मान लीजिए किसी कारणवश सिजेरियन सेक्शन होता है, तो ओटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हम बेबी को माँ के ब्रेस्ट से लगाते हैं। हम्म। ठीक है। क्योंकि जो इनिशियल मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि हम्म। काफी थिक मिल्क होता है, इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, इट इज राइट। रिच इन एसेंशियल प्रोटीन्स, वो बेबी हम्म। को जरूर मिलना चाहिए। तो बेबी के मुंह में अगर बेबी बिल्कुल सही है, मान लीजिए आपने बेबी का रूटीन केयर करके देख लिया कि बेबी की ब्रीदिंग अच्छी चल रही है, बेबी ने बहुत अच्छे से रोया है, तो आप इमीडिएटली जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसका इनिशियल आप बेबी को वाइप करके केयर करके उसके सारे वाइटल्स लेने के बाद इमीडिएटली लेबर रूम में ही बेबी को माँ के ब्रेस्ट से लगाइए and हम्म। allow the baby to suck. This suckling is very much important. तो ओके। कब शुरू करना है? तो देखिए, यहीं से शुरू करना है, लेबर रूम से ही हम्म। करना है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो। हम्म। और डॉक्टर, कई बार बच्चा स्टार्टिंग में ना ब्रेस्ट फीड लेता नहीं है, तो हम्म। ऐसी स्थिति में क्या करे माँ? देखिए, लेता नहीं है, ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है, इसको हम रूटिंग ओके। रिफ्लेक्स बोलते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि घबरा जाते हैं पेरेंट्स। ठीक हम्म। है। पैनिक नहीं होना है, पेशेंस के साथ बेबी को लगाना है। अगर आपका बेबी हेल्दी बॉर्न हुआ है, अच्छे से क्राई किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकल इश्यू नहीं है कि इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको कोई मान लो कि उसके ने ब्रीद अच्छे से नहीं किया या उसकी हार्ट की कोई इश्यू है, सब तरीके से अगर बच्चा ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बेबी नहीं लेगा। ये नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, बेबी लेगा। बस उनको पेशेंस के साथ, खासकर मैं बोलना चाहूंगी प्राइमी ग्रेविडा को, जिनको बेबी फर्स्ट टाइम होता है, वो बहुत जल्दी डिसहार्टेन एंड डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं हम्म। कि बेबी दूध नहीं ले रहा, बेबी दूध नहीं ले रहा। नहीं, आप ऊपर का पिला दो, वो नर्सेस को ही वहीं पे बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरा बेबी नहीं ले रहा, ये भूखा। ऐसा नहीं है। पहला हम्म। बेबी को पैसिफाई करो, कंधे पे रखो, उसको थोड़ा शांत करो अगर वो बहुत हो रहा है, एंड देन लैचिंग टेक्निक शुड बी गुड। अगर आप बेबी को सही तरीके से पोजिशनिंग करके सही हम्म। तरीके से उसको अपने ब्रेस्ट के पास लगा रहे हैं, तो बेबी बहुत अच्छे से सक करेगा। द टेक्निक शुड बी गुड। हम्म। डॉक्टर, जो ब्रेस्ट फीड अगर नहीं हो पाता है तो ऊपर से जो दूध दिया जाता है, पाउडर मिल्क, क्या वो देना सही रहता है? देखिए, रिकमेंडेड तो नहीं है, क्योंकि हम्म। बेबी की रिक्वायरमेंट वैसे भी पहले दिन में बहुत ज्यादा नहीं होती है। ओके। अकॉर्डिंग टू डे पर एम एल पर केजी देर आर सम गाइडलाइन जिसके अकॉर्डिंग बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। पर हम्म। देर आर सर्टेन कंडीशंस कॉल्ड लैक्टेशनल फेलियर, जिसमें कि खासकर प्राइमरी ग्रेविडा में मिल्क प्रोडक्शन इतना सफिशिएंट नहीं होता है। हम्म। वी अलाउ द बेबी टू सकल टू द ब्रेस्ट। पर हम बाकी चीजें भी साथ में देखते हैं। अगर मान लो बेबी ने यूरिन ही ढंग से नहीं किया या बिल्कुल ही कोलेस्ट्रॉल नहीं आ रहा है, ऐसे कंडीशन में दीज आर नॉट वेरी कॉमन कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक ओके। है, these are not very common. In हम्म। that situation only we go for the formula feeding, कि बेबी को ओके। डिहाइड्रेशन ना हो जाए। पर ऐसा नहीं है, जितना बेबी को रिक्वायरमेंट है उतना मिल्क प्रोडक्शन होता ही है। And see, this is a reflex mechanism. Until unless you put the baby on the breast, वो हम्म। सिग्नल्स जाएगा ही नहीं ब्रेन को हार्मोन रिलीज के लिए ना, कि आपका मिल्क हम्म। प्रोडक्शन हो। तो पेशेंस के साथ बेबी को फीड कराना है। और ऐसा बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है कि लैक्टेशन फेलियर हो। अगर आप बेबी माँ अच्छे से पोजिशनिंग करके अच्छे से फीड करा रही है तो फीडिंग अच्छे से चलेगी।
ओके। हम्म डॉक्टर, जब बच्चा फीड कर लेता है तो कई बार देखा है कि उसके मुंह से दूध निकलता है। हम्म। तो इसकी क्या वजह होती है, और ऐसी सिचुएशन में मॉम्स को क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, दूध जो निकलता है वो डिपेंड करता है कि कैसा हम्म। दूध है। इज इट ए फ्रेश मिल्क और इज कर्डी मिल्क? ओके। हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर फीडिंग, खासकर शुरुआत के दिनों में तो ओवर फीडिंग नहीं होती है, पर बाद में जब माँ का मिल्क इतना ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है कि वो ओवरफ्लो होता है, कि उनके कपड़े भी गीले हो रहे हैं और माँ को हर बार ही लग रहा है कि मेरा बच्चा सिर्फ इसीलिए रो रहा है कि इसको भूख लगी है, तो वो हम्म। बहुत ज्यादा बेबी को फीड करा रहे हैं। ओके। तो ओवर हम्म। फीडिंग से भी बेबी करके मुंह में अपने होल्ड करके रखता है मिल्क को, एंड देन वही फ्रेश मिल्क वापस आ जाता है। बट ओ- सम टाइम देर आर कर्डी मिल्क एज वेल। सो हम्म। जो कि बहुत बार आप देखते हो कि आपने बेबी को बर्प करा दिया, सब हम्म। कुछ करा दिया, उसके बाद भी थोड़ा सा मिल्क आ गया, तो ये रिफ्लक्स भी होता है जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। एंड दिस इज हम्म। क्वाइट फिजियोलॉजिकल फॉर इनिशियल 3 to 4 months ऑफ लाइफ। तो थोड़ा थोड़ा कर्डी मिल्क बेबीज को आता ही है। उस फिजियोलॉजिकल रिफ्लक्स के लिए कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। ओके। पर हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आ रहा है ये हम्म। मिल्क, या फिर बार बार आ रहा है, बेबी परेशान है, उसके कारण वो रो भी रहा है, अगर रिफ्लक्स के कारण उसका वेट गेन अच्छा नहीं हो रहा है, there is failure to thrive, then you have to do some intervention. In that case, you have to meet your pediatricians to know the reason, to know the management of this gastroesophageal reflux. So overfeeding is one issue and reflux is another problem. ओके। डॉक्टर, जैसे भी आपने कहा कि माँ को जब भी बच्चा रोता है तो लगता है कि भूख ही लगी है। क्या हम्म। हर बार बेबी के रोने का कारण सिर्फ भूख होती है, या इसकी कोई और भी वजह होती है? बहुत सारे कारण होते हैं इसके। हम्म। जैसे देखिए, पहला कारण तो ये है कि बेबी को भूख लगी है। हम्म। ठीक है। फीडिंग क्या है? फीडिंग इज ऑन डिमांड। बेबी कैन डिमांड इन 1 hour, 1.5 hour, 2 hours। ये डिपेंड करता हम्म। है कि आपने बेबी को कितने अच्छे से फीड कराया। अगर आपने बहुत ही अच्छे से फीड कराया तो बेबी आराम से 2 घंटे तक सो जाते हैं आराम से, अगर आपने बर्प करा के सब कुछ करा के सुला दिया है। ओके। बस तो मोस्ट पहला कारण है बेबी को भूख लगी है। अगर उसने अच्छे से लास्ट फीड लिया नहीं तो वो 1 घंटे में भी जग जाएगा, 1.5 घंटे में भी जग जाएगा। But there are many reasons why baby is crying. See, the crying is only method. The baby can express the discomfort. Okay. राइट। और वो हंगर। तो हंगर एक अलग कारण हुआ। दूसरा है कि बेबी का डायपर गीला है, मान लीजिए कि उसके बेबी इज वेट, इट इज कॉजिंग डिस्कम्फर्ट कि उसका डायपर गीला है, तो बेबी नीड्स अ चेंज, सो ही विल क्राई। Other reason is that you are not keeping the baby in a good environmental condition. Like you are keeping your baby too hot. Okay. Or like baby is not allowed to sleep nicely, it's not a comfortable environment. And some reasons are there, like baby का nose block हो गया है, the baby is not able to breathe nicely. Breathe, see, the baby's nostrils are very much narrow, and because of fluctuation in temperature, dryness of the air, it बहुत आसानी से ब्लॉक हो जाता है। तो वो भी एक कारण होता है कि बेबी की नाक बंद है तो वो सांस ढंग से नहीं ले पा रहा है, डिस्कम्फर्ट है उसे, इसलिए वो रो रहा है। और भूख लगी है, गीला है डायपर, नाक बंद है, सो नहीं पा रहा है, और टू मच ऑफ हैंडलिंग, टू मेनी पीपल आर हैंडलिंग द बेबी। द स्लीप आवर्स आर वेरी मच एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है। हम्म। तो अगर उसको बार बार छेड़ा जा रहा है, सो नहीं पा रहा, तो ये भी एक कारण होता है। बहुत लास्ट में जाकर अगर ये सारे कारण आप रूल आउट कर लेते हो, फिर भी आप देखते हो कि आपका बेबी फीड सही ले रहा है, हम्म। बहुत भी सही कर रहा है, फिर भी रोए जा रहा है पेट टाइट करके, स्ट्रेच करके बॉडी को, एंड हम्म। when आप उसको अपने कंधे पे लेके जब पैट कर रहे हो तो उसको आराम पड़ रहा है, तो कॉलिक की पेन हो सकता है बेबी को। ओके। ठीक है। सो बहुत कारण है कि बेबी क्यों रो रहा है। तो डॉक्टर, जैसे आपने अभी कॉलिक पेन की बताया, तो इसका क्या उपाय है? सी, कॉलिक पेन ऐसा नहीं कि सारे ही बेबीज में होता है, पर जिन हम्म। बेबीज में होता है तो पहली बात है घबराना नहीं चाहिए, इट्स वेरी मच फिजियोलॉजिकल। ये मोस्ट ऑफ द बेबीज में इनिशियल 2-3 महीने की प्रॉब्लम होती है, अब वो धीरे धीरे विद टाइम एज द बेबी ग्रोज ये डिसअपियर हो जाता है। ओके। और हम देखते हैं कि ये जो कॉलिक पेन होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस इन द इवनिंग आवर्स। इसका नाम ही है इवनिंग कॉलिक। इसका एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता कि क्यों होता है। ठीक है। देयर अच्छा। मेनी फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंटेस्टाइन की मूवमेंट बहुत कम होती है बच्चों में, न्यूबॉर्न में। तो हम्म। और बेबी की जो इंटेस्टाइन है जोर जोर से पुश करती है गैस को जस्ट टू पास आउट द मीन। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो इसको सबसे अच्छा है कि आप बेबी को जब भी फीड कराते हैं उसके हम्म। बाद उसे बर्प बहुत अच्छे से करें। बर्प ओके। कराने के बाद भी आप कोशिश करें कि बेबी को 10 से 15 मिनट कंधे पे रखे रहें, इसको अच्छे से पैड करें बैक को। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बेबी की इस कॉली की पेन को रिलीव करने के लिए। ओके। पहले तो आप सारी चीजें रूल आउट कर लो कि बेबी ने फीड अच्छे से लिया, उसका डायपर गीला नहीं है, हम्म। उसका नोज ब्लॉक नहीं है, उसने बर्प अच्छे से किया है, आपने बहुत गर्म नहीं रखा है, उसकी नोज ब्लॉक नहीं, सारी चीजें आपने रूल आउट कर ली, देन यू सी द फीचर कि आप जब कंधे पे रख रहे हो उसको आना, देन दिस इज अ कॉलिक पेन। तो ओके। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आप बेबी के बैक को पैड करो, उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि
पेन किलर्स आर नॉट अलाउड, एंटीस्पैस्मोडिक मेडिसिन आर नॉट अलाउड। एक कॉलिगेट मेडिसिन आती हैं जैसे कि इसमें हम्म। सिमेथिकॉन और ये सब कुछ होता है, तो वो आप डॉक्टर से डिस्कस करके आप ले सकते हैं। और बहुत बार होता है कि हिंग रोल्स भी आते हैं, ठीक है, वो देखा जाए कि बहुत बार यूज किया जाता है टमी के अराउंड से, थोड़ा थोड़ा आप गोल गोल घुमाओ तो बेबी को उससे आराम मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है पूरी तरह से। तो कैसे आराम मिलता है ये बहुत डिफिकल्ट है उससे बताना, पर आराम मिलता है, उससे भी आराम मिलता है बेबी को कॉली की पेन में। डॉक्टर, जैसे भी आपने बताया कि उस पे नाभि पे बच्चे की लगा दिया जाता है आसपास पेट के। हम्म। तो ऐसे ही ना कई जगह कई घरों में देखा गया है कि हींग का लेप कर देते हैं नाभि के आसपास, कि हम्म। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो हींग का लेप कर दो नाभि के आसपास। ये हम्म। कितना सही है? देखिए, अगर आप बेबी को ओरली कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ स्किन पे ही आप हिंग लगाते समय क्या आप अपने फिंगर से मसाज भी कर रहे हो, इट इज गिविंग स्टिमुलस टू द इंटेस्टाइन, तो हम्म। कोई इसमें नुकसान नहीं है। हम्म। बहुत बार देखा गया किसी किसी क्षेत्र में ये काम करता है और कहीं कहीं पे काम नहीं करता है, तो यू कैन यूज दैट टेक्निक। क्योंकि मैं, अच्छा। अगर आप मेडिसिन भी आती है, बहुत बार होता है कि कॉलिकेट मेडिसिन आती है, सिमिथिकन ऑयल वो सब है, उसमें आप सारा कुछ यूज करते हैं, जो कि हम्म। उससे भी रिलीफ मिलता है। और बहुत बार होता है कि रिलीफ नहीं मिलता है बच्चे को किसी भी चीज से, ना ही ओरल मेडिकेशन से, ना ही हिंग के लेप से। देन हम्म। वी हैव टू लुक फॉर अदर अदर रीजंस, लाइक देयर इज अ हम्म। टर्म कॉल्ड मिल्क प्रोटीन एलर्जी, कि माँ ऊपर से गाय का दूध ले रही है या कोई मिल्क प्रोडक्ट ले रही है जो कि बच्चे के लिए, बच्चे को उससे एलर्जी है। इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉलिक पेन, जिसमें ये सारे घरेलू नुस्खे, सारे जो ओरल मेडिकेशन मिलते हैं जो पीडियाट्रिशियन से, वो सारी चीज काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बेबी को मिल्क प्रोटीन एलर्जी है। सो देर आर मेनी कॉजेस। ओके, हम्म। so in that case we ask mother to stop all the milk and milk product and increase the nutrition by other means। बाकी चीजें खा के अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करे और मिल्क को बिल्कुल तरीके से बंद कर दे। पर देखो, ये सारी चीजें ऐसे नहीं बता सकते कि ये रीजन है। यू हैव टू मीट अ पीडियाट्रिशियन, डिस्कस द प्रॉब्लम। वो सारी चीजों को देखने के बाद ही इसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। कि डॉक्टर, जैसे अभी जब बच्चे को कई बार मदर्स दूध भी पिलाती हैं और तुरंत बच्चा स्टूल पास कर देता है, और ये कई बार होता है दिन में, तो ये हम्म। भी क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चे के लिए, या फिर ये नॉर्मल होता है? नहीं, ये नॉर्मल है। सी, इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट मिल्क स्टूल। हम्म। ठीक है, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं बाय रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, जिससे कि जैसे ही दूध पिया थोड़ा सा जो एनल स्फिंक्टर है वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़ी सी पॉटी बाहर आ जाती है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक डायरिया, इट्स ए स्मॉल क्वांटिटी, ब्राइट येलो स्टूल, थोड़ा सा कर्डी सॉर्ट ऑफ रहता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो अगर बेबी ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है अच्छे से और दिन में 5 बार 6 बार थोड़ी थोड़ी पॉटी कर रहा है विद एवरी फीड, सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नॉट टू वरी अबाउट दैट। कुछ बेबीज होते हैं जो 4-5 दिन में एक बार पॉटी कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, हम्म। वो भी नॉर्मल है। ओके। ठीक है, प्रोवाइडेड बेबी को और कोई सिम्टम्स नहीं हो, जैसे उसे वॉमिटिंग नहीं हो, वो वेट लॉस ना कर रहा हो, उसको वेट गेन चल रहा हो, पर डे बेबी वेट गेन करते हैं उस हिसाब से उसका वेट गेन हो रहा हो, और बेबी डिस्कम्फर्ट में नहीं हो, और फीडिंग एक्टिविटी अच्छी हो, डिमांड कर रहा हो फीड अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीजें अगर सही चल रही है तो दोनों ही पैटर्न स्टूल के नॉर्मल है, चाहे वो दिन में 5-6 बार करे थोड़ा थोड़ा करके, या फिर 5 दिन में एक बार करे। ठीक है, तो विंड भी अच्छे से पास करता रहे, हिकअप्स आए, बर्प अच्छे से करता है, अगर सारे पैरामीटर सही चल रहे हैं तो नॉट इशू, बट स्टिल मत, विजिट योर तो पीडियाट्रिशियन। मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चे को दस्त लगे हैं या कब्ज हो गई है, दोनों ही हाँ, सिचुएशंस नॉर्मल हैं। दोनों ही सिचुएशंस नॉर्मल है। डॉक्टर, ये तो खान पीन बच्चे की फीडिंग को लेकर बात हो गई। अब नहाने को लेकर माँ न्यू मॉम्स बड़ी कंफ्यूज रहती है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे हम्म। को कब नहलाया जाए। अच्छा, देखिए, जन्म के इमीडिएट बाद तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हम्म। प्लासेंटा जो वर्निक्स वगैरह बॉडी पे लगा रहता है उससे भी हम्म। इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को, बेबी थोड़ा वार्म रहता है। ठीक हम्म। है, तो वी एडवाइज टू गो फॉर स्पॉन्जिंग आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, आप स्पॉन्जिंग करिए, और जैसे ही बेबी का क्लिप जो होता है वो ड्राइड होके गिर जाता है अम्लाइकल कॉर्ड, उसके बाद आप नहलाना शुरू कर सकते हैं। ओके। आप पहले भी नहलाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लाइक आफ्टर 2 days 3 days, बट इट शुड बी क्विक बाथ एंड कीप द कॉर्ड स्टफ ड्राई। वो क्लिप आपको ड्राई रखना है, सो दैट इट वो अपने आप ही 5 से 4 से 5 कभी 6 दिन में वो गिर जाएगा। डॉक्टर, अक्सर इंडियन उसमें देखा जाता है कि नहाने से पहले बच्चे के तेल की मालिश की जाती है न्यूबॉर्न बेबीज की, तो वो स्किन के लिए कितनी सही है? देखिए, स्किन को ऑयलिंग के जो फायदे हैं वो ये है कि एक तो बेबी को स्टिमुलस मिलता है, टच, आप बेबी को मसाज कर रहे हैं।
इट क्रिएट्स अ बॉन्डिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट कीप्स द बेबी वार्म। हम्म। ठीक है। खासकर कोकोनट ऑयल इस गर्मी के मौसम में, कोकोनट ऑयल हम्म। बहुत ही अच्छा होता है बेबी की ऑयलिंग के लिए। इट कीप्स स्किन स्मूथ एंड ड्राई नहीं रखता स्किन को, इरिटेबल नहीं रखता बच्चे को। ठीक है। एंड मसाज इज ऑल्सो स्टिमुलस टू द बेबी व्हेन यू डू द मसाजिंग, हल्के हाथ से आप मसाज कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक नहाने से पहले की मसाज की है, तो लाइक पुटिंग टू मच ऑफ ऑयल कैन मेक द बेबी स्लिपरी, है ना, बेबी आपसे फिसल के गिर भी हम्म। सकता है। तो इतना ऑयलिंग नहीं करना चाहिए नहलाने से पहले कि बेबी स्लिप करके आपके हाथ से ही छूट जाए और गिर जाए उसकी तरह से। सो इतना ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, हल्के हाथ से विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल यू कैन डू द मसाज। एंड आफ्टर बेदिंग जस्ट पुट सम गुड मॉइस्चराइजर, हम्म। इसमें सेरामाइड हो, ताकि बेबी की स्किन हेल्दी रहे और मॉइस्ट रहे। इट शुड नॉट बी ड्राई। ओके। हम्म। डॉक्टर, नहाने के बाद कई बार ना डॉक्टर बच्चे की आंखों से ना कोई चिपचिपा पानी जैसा पदार्थ भी निकलता है। हम्म। अ, ये कई बार देखा गया है कई शिशुओं में, तो इसकी क्या वजह होती है? क्या ये हम्म। नॉर्मल होता है या फिर डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है इसमें? देखिए, ये दो तरह का हो सकता है। स्टिकीनेस ऑफ आईज कैन बी ऑफ टू टाइप, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम टेलिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम, ये होता है फिजियोलॉजिकल। अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स फिजियोलॉजिकल इन न्यूबॉर्न। ठीक है। हम्म। फिजियोलॉजिकल होता है क्योंकि बच्चे में जो टीयर डक्ट होता है, ये देयर इज अ कंटिन्यूअस टीयर फॉर्मेशन इन आवर आईज, कंटिन्यूअस टीयर फॉर्मेशन हो रहा है। इट comes from the eyes, goes to the lacrimal sac over here, over the nasal bone, then goes to the nasal cavity by the nasolacrimal duct। होता क्या है बच्चों में, ये बहुत फ्रिक्वेंटली ब्लॉक हो जाता है ये lacrimal sac। ओके, ये सैक ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, टीयरिंग होती है, फिर आइज से कंटिन्यूअस स्टिक पर टीयर आते हैं। सो वी एडवाइस मदर्स टू टेक केयर कि उनके बच्चों के नॉस्ट्रल्स हो वो ओपन हो, चाहे वो उसके लिए सलाइन ड्रॉप डाले बच्चे के नॉस्ट्रल्स में, या फिर सिंपल मसाज करे नेजल बोन पर फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ओके, टू ओपन द सैक। तो ये मसाज काफी हेल्पफुल होता है। एक बार ये लैक्रिमल सैक ओपन हो जाता है तो टीयर अपने आप ही फिर नेजल कैविटी में वो नेजोलैक्रिमल डक्ट से पहुंच जाता है। सेकेंड कॉज होता है ये चिपचिपे आइज होने का, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। ओके, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है नॉट इन ऑल द बेबीज बट इन सम बेबीज, खासकर बेबीज दोज हु आर बोर्न विद द वजाइनल डिलीवरी। उनमें क्या होता है, मदर की वजाइना में जो भी मान लो खासकर क्लाइमेडिया काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, दे कैन कॉज न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। उसमें आप देखोगे बहुत ही येलोइश डिस्चार्ज हो रहे हैं, आइज भी रेड है, कंटिन्यूअस टीयरिंग है, एंड दे आर थिक येलो डिस्चार्ज। इन दैट केस यू हैव टू लाइक पुट अ टॉपिकल मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, जो कि आपको अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह मशवरा करके देना ही पड़ेगा। सो हाँ। देयर आर टू रीजंस, यू कैन से। डॉक्टर, एक ऑडियंस का सवाल आया है कि हम्म। उनके बच्चे का सिर का आकार थोड़ा सा सपाट है, हम्म। मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ उसका हेड का है हम्म। शेप, तो वो क्या करे? हम्म। पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि बच्चों में पिलो अलाउड नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चों में पिलो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि पिलो जब भी आप यूज करते हैं तो बच्चे की जो नेक है वो फ्लेक्स हो जाती है। बहुत बार पेरेंट्स इसलिए पिलो यूज करते हैं कि बच्चे की शेप का, जो सिर का शेप है वो ठीक हो जाएगा, खासकर राई का पिलो। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की अगर नेक फ्लेक्स होगी तो उसकी एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक ओके। है। सो पिलो अवॉइड करना चाहिए जब भी आप बच्चे के लिए सोच रहे हैं। जहां तक सपाट है, ये सपाट मतलब सीधा ही हो गया, पीछे का हिस्सा है ना, और वो सपाट है। इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चे को सीधा लिटाया हुआ है। तो ओके। करना ये चाहिए कि बच्चा जैसे ही आपका 1 मंथ प्लस है, आप बेबी को थोड़ा लेटरल पोजीशन में भी लिटाना शुरू करिए। कभी राइट लेटरल पोजीशन में, कभी लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, बट नॉट ऑन द टमी। टमी के ऊपर नहीं लिटाना है आपको। आप लेटरल पोजीशन में, ये जो आपका जो स्कल बोन्स है ना, दे आर इन द प्लेट्स फॉर्म। ठीक है, ये कंप्लीटली फ्यूज होते हैं 1.5 ईयर्स में, तो उससे पहले काफी सॉफ्ट होते हैं, मेलेबल होते हैं। तो आप बेबी की पोजिशनिंग चेंज करिए। मैं मदर को मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोलती हूँ कि वो कभी बच्चे के राइट साइड में सोए रात को, फिर कभी वो लेफ्ट साइड में सोए, क्योंकि बच्चा वहीं घूम कर सोता है ब्रेस्ट फीडिंग के चक्कर में, कि माँ जहाँ सोई वहीं पे घूम के सोता है ना। तो जब भी वो सुलाते हैं बच्चों को, राइट लेटरल में सुलाएं या लेफ्ट लेटरल में, पीछे एक बॉल्स्टर लगा दे, एक टॉवल रोल लगा दे, ताकि वो वापस सीधे पोजीशन में नहीं आ जाए। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बेबी, एंड देन जो हेड का शेप है वो प्रॉपर रहे। डॉक्टर, मदर्स का कई बार ये भी देखा गया है कि सोने का पैटर्न बच्चों का ना बड़ा खराब होता है। बच्चा दिन भर सोता है, रात को हम्म। जागता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस पहले तो इसका रीजन क्या है, और फिर आपको टिप्स बताएं ताकि वो बच्चा रात को ठीक से सो पाए। देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि बच्चा क्यों दिन में सो रहा है रात में जग रहा है। एक लॉजिक ये बोला जाता है कि माँ क्योंकि पूरे दिन एक्टिव रहती है प्रेगनेंसी के टाइम में,
इसलिए हम्म। बेबी आराम से सोता रहता है। और जब माँ रात को रिलैक्स करती है तो बेबी काफी एक्टिव हो जाता है। बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन ये कंप्लेन भी करती है कि रात में वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि बेबी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है रात में। यही पैटर्न हमें डिलीवरी के बाद देखने को मिलती है। ठीक है, कि बेबी दिन में सो रहा है और रात में जगा हुआ है, एक्टिव है। ओके, सो ये जो स्लीप वेक साइकिल है, आप इसको फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते बच्चे के साथ। ये अच्छा। पैटर्न अपने आप ही चेंज होता है। किसी बच्चे का 2 महीने में चेंज होता है, किसी के 4 महीने में चेंज होता है, पर चेंज हो जाता है। ठीक है। हम्म। और होता क्या है, जैसे ही बेबी 1.5-2 महीने को होता है, जब उसके सोशल स्माइल डेवलप होता है, वो इंटरेक्ट करना शुरू करता है। जब आप उससे बात करते हो, वो हंसना चालू करता है, बातें कूं कूं करता है, कूइंग शुरू हो जाती है 2 मंथ्स पे। तो हम्म। उस समय अगर आप उसके साथ शाम में खेल रहे हो और थोड़ा सा उसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो देखा गया है, या फिर शाम के टाइम में आपने थोड़ी सी मसाज कर दी उसको, तो हम्म। रात को बेबी अच्छे से सो जाते हैं। ये देखा गया है। पर अगेन दिस इज नॉट फुल प्रूफ, यू कैन जस्ट ट्राई दैट, यू कैन नॉट फोर्सफुली गिव सम मेडिसिन और सम कैन डू समथिंग टू मेक द बेबी स्लीप इन। ये स्लीप वेक पैटर्न सारे बेबीज के साथ ही होता है, ये चेंज होता है विद टाइम। और जब वो रात को सोते हैं तो उस समय भी बहुत सारे पेरेंट्स की से ठंड लग जाएगी, खासकर दिल्ली की गर्मी में भी उसको गर्म रखते हैं। तो ये सब अवॉइड करना है, यू हैव टू मेक रूम कंफर्टेबल। आपको बार बार अगर आपको डाउट है कि आपके बेबी को ठंड लग रही है, एक बार उसकी पेरिफेरी को आप चेक करो विद द बैक ऑफ योर हैंड कि उसका हाथ कैसा है, उसके फुट कैसे हैं। अगर ये वार्म है, कंफर्टेबल है, तो ठीक है, फिर बेबी अच्छे से सोएगा। पर मान लो आपने बिल्कुल ठंडा रखा उसके हाथ पे, जो उसके टोज और फिंगर है ठंडे हैं, तो वो नहीं सो पाएगा। या फिर बहुत गर्म है कि उसको पसीना आ रहा है, तब भी वो नहीं सो पाएगा। है ना। सो रूम को आप कंफर्टेबल रखो, और फोर्सफुली आप इसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकते। बस थोड़े थोड़े टिप्स है कि आप थोड़ा स्टिमुलस देना चालू करो, थोड़ा बात उससे इंटरेक्ट करो इवनिंग आवर्स में, तब जाके वो रात को अच्छे से सोएगा। डॉक्टर, एक ऑडियंस का फिर से सवाल है कि हम्म। उनके बच्चे के दांत निकल रहे हैं। तो जब हम्म। भी दांत निकलते हैं उसको या तो बुखार आ जाता है या दस्त लग जाते हैं। हम्म। तो क्या ये सामान्य है या फिर डॉक्टर से को दिखाना जरूरी है? देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चों में दस्त लगते हैं ना, ये वायरल हम्म। होते हैं, वायरल डायरिया। हम्म। पेरेंट्स इसको कोरिलेट करते हैं दांत निकलने से। ठीक है। और जब दांत निकलता है तो बॉडी थोड़ी वार्म होती है, बट दैट विल बी फॉर अ डे। ठीक है, फॉर अ डे और टू, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और लूज मोशन नहीं होगा। तो दस्त जैसे भर भर के डायरिया होता है, जैसे वायरल डायरिया, वैसा दस्त नहीं होगा। पेरेंट्स आते हैं वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस लेकर, बोलते हैं इसके दांत निकल रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि वो सब चीजों को मुंह में लेके जाता है जैसे ही दांत निकल रहे होते हैं, है ना। टीदिंग हम्म। टाइम में बच्चे सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ भी उठा के सीधे मुंह में डालते हैं। मान लो किसी किसी को इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम चल रहा है, तो हाइजीन अगर मान लो केयर नहीं कर रहे हैं, बच्चा कहीं भी हाथ लगा रहा है, सीधे मुंह में उंगली डाल रहा है। ठीक है, सो वायरल डायरिया इज वेरी कॉमन आफ्टर द इन द इन्फेंट पीरियड एंड बिलो द एज ऑफ 5 years ऑल्सो। ठीक है। तो क्योंकि डेंटिशन टाइम वही है, दांत निकलने का टाइम, और बच्चे एक्सप्लोर करने का भी टाइम है, तो पेरेंट्स इसको कोरिलेट करते हैं। तो यू शुड मीट अ पीडियाट्रिशियन टू सी कि ये सिर्फ दांत आने की वजह से 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, या वाकई में इसको काफी ज्यादा लूज मोशन और डायरिया वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहे हैं। लास्ट में डॉक्टर, न्यू मॉम्स के लिए कोई टिप्स जो आप देना चाहें? न्यू मॉम्स के लिए तो पहले ये बोलना चाहूंगी कि वो बेबी के लिए पहले बहुत ज्यादा परेशान ना हो, मतलब कि पेशेंस के साथ वो अपने बेबी को डील करें। ठीक है। और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। न्यू मॉम बहुत ज्यादा परेशान में अपनी ही डाइट को इग्नोर करते हैं। अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, वो हेल्दी रहेंगे, तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि बेबी को सारा न्यूट्रिशन अपनी माँ से ही मिल रहा है। मेरे पास बच्चे आते हैं, उनका कोई वेट गेन ही नहीं हुआ 1 महीने में। क्यों? क्योंकि माँ ही खाना नहीं खा रही है। क्योंकि उसको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, अगर खासकर न्यूक्लियर फैमिली में उसको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, उसको अपना घर भी हैंडल करना है। सो मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स, मॉम क्या, फादर को भी आप टिप्स देने को बोलिए कि वो अपने वाइफ को थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। और खाने पीने को, जैसे कि कैलोरी इंटेक, प्रोटीन इंटेक, कैल्शियम इंटेक, सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि दे आर नाउ हैंडलिंग ए न्यू लाइफ, जिसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने डाइट पे, सब चीजों पे ध्यान दें। और दूसरा है कि फीडिंग टेक्निक सही रखें, बेबी की लैचिंग अच्छी रखें फीडिंग के लिए। ठीक है। बहुत बार होता है कि वो बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो जाती है कि बेबी पकड़ नहीं रहा है। आप प्रॉपर टेक्निक से उसे होल्ड करो, होल्ड द बेबी क्लोज टू योर बॉडी, so that the latching is in the good position. And technique should be good, like they should be feeding from one breast for at least 15-20 minutes, so that the baby will get four milk, hind milk. उसके बाद बर्प कराना, फिर नेक्स्ट टाइम अगली तरफ से नेक्स्ट ब्रेस्ट से कराना है। तो ये सारे टेक्निक उनको अच्छे से करना चाहिए। और अगर कहीं से भी उनको लगता है कि बेबी की ब्रीदिंग ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है बेबी को, बेबी बहुत ढीला लग रहा है,
आपको ठीक कलर नहीं लग रहा है, तो घर पे ही इलाज ना करें, जस्ट मीट पीडियाट्रिशियन एंड सी। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस ना जो फिजियोलॉजिकल नहीं है, हम्म। है ना, उसके लिए आपको तो पीडियाट्रिशियन से मिलना पड़ेगा। सो दिस आर माय एडवाइस टू न्यू मॉम। थैंक यू डॉक्टर शर्मा इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए और लाइव में आने के लिए। ओके, इट्स माय प्लेजर। थैंक ऐसी ही यू। हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए ओनली माई हेल्थ को फॉलो करें। थैंक यू।